हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम देख रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक मॉलिक्यूल होगा जिसका हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी स्पेक्ट्रम को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं कि वह कंपाउंड कैसा है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें हम मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, उसका हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अब्जॉर्व और इमिटेड। यानी कि जब इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इमिट हो सकता है या अब्जॉर्व हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इस जो प्रोसेस होती है इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो फिर यहाँ पर दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फिर मान लेते हैं कि वो एक कोई मैटर है जो कि E1 एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब मैटर में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी एच न्यू है, ठीक है, और इस एच न्यू वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब परपेंडिकुलर मैटर पे पड़ता है, तब इस मैटर में जब इसका लाइट का इंटरेक्शन होता है तो इसमें दो प्रकार का प्रोसेस होता है। फर्स्ट हो सकता है अब्जॉर्व हो सकता है, या तो मैटर उस लाइट को अब्जॉर्व करके उसे इमिट कर सकता है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट देखेंगे कि जब मैटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है तो मान लेते हैं जब उसमें अब्जॉर्व करता है, और अब्जॉर्व करने के बाद वह मैटर E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में चला जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से, और इसी स्पेक्ट्रा को हम जिस टेक्निक के माध्यम से स्टडी करते हैं इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें एक और हो सकता है कि मान लेते हैं कि यह मैटर है जो कि E1 एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें हम लाइट के फॉर्म में जब मैटर में पड़ती है तो इसमें मैटर में जो स्टोर एनर्जी है वह इस E1 एनर्जी पड़ते ही इसमें क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है अपना एनर्जी को इमिट कर सकता है, वह इस तरह से E1 एनर्जी लेवल से E0 एनर्जी लेवल में आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या होगा, इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इस स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। और जब वह मैटर अब्जॉर्व करके E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में जाती है तो हम इसको बोल सकते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह मैटर बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कि जब मैटर एटम हो, और दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूल हो। जब मैटर एटम होता है तो हम जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इसका स्टडी करते हैं उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, और जब मैटर मॉलिक्यूल होता है तो जिस टेक्निक के माध्यम से स्टडी करते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एच न्यू एनर्जी हमने इस मैटर में इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर क्या होगा कि जो मैटर है वह E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है, और E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल का जो बीच का डिफरेंस है वह डेल्टा E है। तो ठीक है, तो फिर हमने जैसे एच न्यू एनर्जी इसको दिया तो फिर वह E1 एनर्जी लेवल से E2 में चला गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो एच न्यू है वह डेल्टा E के इक्वल होगा, और जो डेल्टा E है वह E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये होगा।
तो फिर यहाँ पर h होता है, तो h क्या होगा, एक प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 6 × 6 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। और न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसी प्रकार एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि जब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और ऑब्जर्व बाय एटम्स, यानी कि जब एटम्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डील्स होता है, इंट्रैक्शन होता है, तो इसको हम बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ डील्स होता है, तो हम जिस टेक्निक की सहायता से स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसका कुछ डेफिनेशन दिया गया है, हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी सोर्स से कोई चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो फिर क्या करता है कि जब यह मोशन करता है तो मोशन करने के साथ साथ यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है, यह इमिट लाइट के फॉर्म में भी कर सकता है और हीट के फॉर्म में भी इमिट कर सकता है। तो फिर यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिप्रेजेंट द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। ठीक है, और इसी प्रकार इस जो चार्ज पार्टिकल होता है यह ड्यूल कैरेक्टर शो करता है। इसमें पार्टिकल कैरेक्टर और एज वेल एज वेव कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर एक और डेफिनेशन दिया हूँ। यदि आपको दोनों डेफिनेशन में से जो भी पसंद आया आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है रेडियो वेव, सेकेंड होता है माइक्रोवेव, थर्ड होता है आईआर रीजन, फोर्थ होता है यूवी विजिबल रीजन, यानी कि थर्ड और फोर्थ को मतलब फोर्थ और इसको हम 5 मान सकते हैं, तो यूवी रीजन और विजिबल रीजन। ठीक है, उसके बाद 6 बोल सकते हैं आप एक्सरे और 7 बोल सकते हैं आप गामा रे। ठीक है, इसके हम आगे का टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।